इंडिया की यात्रा पर रवाना होंगे। ये तीनों मुस्लिम देश प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन तक वहां रहेंगे और अपनी कूटनीति का परिचय देंगे। तीनों मुस्लिम देशों से रिश्ते मजबूत करने की कवायद होगी और खास तौर पर खाड़ी देश ओमान से तेल आयात पर डील संभव है। जॉर्डन और इथियोपिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर भी हो सकते हैं। लेकिन मोदी की 3 दिन की इस मुस्लिम यात्रा की मकसद आखिर क्या है? फिलहाल यहां पश्चिमी एशिया इस वक्त धधक रहा है, तो ऐसे समय पीएम मोदी का जॉर्डन जाना क्या संदेश देता है? क्या मोदी का यह दौरा फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत के संतुलन को दिखाएगा और मोदी के मुस्लिम देशों का यह दौरा भारत की राजनीति पर असर करेगा? मुसलमानों का वोट बैंक क्या बीजेपी की तरफ रुख कर सकता है? ऐसे में सवाल यही है कि मोदी का मुसलमान आखिर है क्या? इस पर एक रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी 15 दिसंबर को 3 दिन के लिए मुस्लिम देशों के दौरे पर रवाना होंगे। इन मुस्लिम देशों में जॉर्डन, ओमान और इथियोपिया शामिल हैं। पीएम मोदी मुस्लिम कंट्रीज की यात्रा पर रहेंगे तो मुमकिन है पाकिस्तान, चीन समेत कई देशों की नजर पीएम मोदी के दौरे पर रहेगी। पीएम मोदी सबसे पहले जॉर्डन जाएंगे। यहां वो 15 से 16 दिसंबर तक रहेंगे। हालिया सालों में जॉर्डन ने चुपचाप भारत के साथ अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत किया है। जॉर्डन के बाद पीएम मोदी इथियोपिया जाएंगे। मोदी की ये पहली इथियोपिया यात्रा होगी और इससे अफ्रीका महादेश के साथ संबंधों को मजबूती मिलेगी। इथियोपिया के बाद प्रधानमंत्री मोदी ओमान जाएंगे। आपको बता दें, इससे पहले साल 2018 में पीएम मोदी ओमान जा चुके हैं। ओमान दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होना लगभग तय है। पीएम मोदी का पश्चिम एशिया का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब क्षेत्र में तनाव के बाद की स्थिति बनी हुई है। इस यात्रा का मकसद मुस्लिम देशों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करना है। पीएम मोदी के जॉर्डन, ओमान और इथियोपिया मुस्लिम देशों के दौरे से भारत को बड़ा फायदा हो सकता है। इन मुस्लिम देशों के साथ भारत के रिश्तों में नए बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि कूटनीति में निजी रिश्तों का बहुत मोल होता है और मोदी की यही कूटनीति भारत में विकास की रफ्तार को और आगे बढ़ाने का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच गए, वहां जाकर कुछ लोगों से सवाल पूछे और लोगों ने इस पर अपनी राय दी है। जो सवाल पूछे गए वो पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुसलमान प्लान आखिर है क्या? 26% लोगों ने कहा मुस्लिम देशों का विश्वास जीतना। 54% लोगों ने कहा देश में मुस्लिमों के बीच विश्वास बढ़ाना और 20% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या पीएम मोदी के मुस्लिम कंट्रीज जाने से देश की राजनीति पर असर पड़ेगा? 54% लोगों ने कहा बिल्कुल देश की राजनीति पर असर पड़ेगा। 43% लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं पड़ेगा और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या मुस्लिम देशों के दौरे से मुसलमान वोट बीजेपी की ओर शिफ्ट हो सकता है, आ सकता है? 52% लोगों ने कहा बीजेपी का मुस्लिम वोट बढ़ सकता है। 40% लोगों ने कहा बीजेपी को कोई फायदा इस यात्रा से नहीं होगा। 2% लोग कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं है। सर्वे का एक और सवाल, प्रधानमंत्री मोदी के जॉर्डन, ओमान, इथियोपिया दौरे का आखिर उद्देश्य क्या है? 19% लोगों ने कहा कि तेल आयात समझौता करना है। 10% लोगों ने कहा पर्यटन को बढ़ावा देना। 71% लोगों ने कहा अफ्रीका महादेश के साथ संबंधों को मजबूत करना। सर्वे का आखिरी सवाल जो हमने लोगों से पूछा, मुस्लिम देशों के साथ भारत के रिश्तों में आखिर क्या नया बदलाव आ सकता है? 67% लोगों ने कहा मुस्लिम देशों से रिश्ते सुधर जाएंगे। 20% लोगों ने कहा सैन्य सहयोग स्थापित होगा और तो 13% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। आपने लोगों की राय देखी। अब चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। श्रुति दास गुप्ता, विदेशी मामलों की जानकार, हमारे साथ मौजूद हैं।
शमील शमशी मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ मौजूद होंगे और गौरी शंकर गुप्ता साहब जो कि पूर्व राजनयिक मेरे साथ मौजूद है, वो मेरे साथ मौजूद होंगे। गौरी शंकर जी मेरे साथ मौजूद हैं। गौरी शंकर जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो 3 मुस्लिम देशों की यात्रा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, अगर व्यावसायिक तौर पर देखा जाए तो कितनी महत्वपूर्ण है और सामाजिक तौर पर देखा जाए तो कितनी महत्वपूर्ण है? को मेरे को पैनलिस्ट को जी देखिए, ये जो दौरा है इसमें कई चीजें शामिल हैं। जॉर्डन में हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनकी 75वीं वर्षगांठ है और जॉर्डन से हम काफ़ी तादाद में उर्वरक और फास्फोरस को इंपोर्ट करते हैं। बहुत बड़ा सप्लायर है वहाँ, इसकी बहुत बड़ी पैदाइश होती है और हमें इन चीज़ों की ज़रूरत रहती है। और जॉर्डन के साथ हमारा कोलैबोरेशन एजुकेशन में भी है और आईसीटी सेक्टर में भी है। फिर अगर ओमान को देखा जाए तो ओमान हमारा ट्रेडिशनली हजारों सालों से हमारा कोलैबोरेटर रहा है। जब भारत अनडिवाइडेड था तो ओमान का जो पोर्ट है मस्कट, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट था भारत के व्यापार के लिए। और यहाँ से व्यापार होके फिर अरब देशों से होते यूरोप तक हमारे सामान जाया करते थे। तो ये हजारों सालों का हमारा ओमान से कांटेक्ट रहा है। और ओमान के साथ हमारे संबंध ऐसे हैं कि हमारी जो नेवी है भारत की, वो भी ओमान के पोर्ट्स का उपयोग कर सकती है, युद्ध के लिए नहीं लेकिन और सभी चीज़ों के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा संबंध है। और ओमान के साथ भी 70वीं डिप्लोमेटिक वर्षगांठ है तो उसको भी सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा, और फिर एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। और ऑफ कोर्स जो है वहाँ के जो गल्फ की कंट्रीज हैं, जीसीसी कंट्रीज जिनको कहा जाता है, उनमें ओमान का बहुत बड़ा रोल है। ओमान क्वाइट रहता है, ज़्यादा चर्चा में नहीं आता, लेकिन उनके जो सुल्तान हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन है पूरे गल्फ में और उनकी बातों को सब लोग बड़े आदर के साथ मानते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता है। ओमान भारत का बहुत ही करीबी मुल्क रहा है, अभी नहीं बहुत पुराने टाइम से। इथोपिया का जहाँ तक प्रश्न है, देखिए इथोपिया एक तो पहला अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर इथोपिया में है। इथोपिया जो है बड़ा एग्रीकल्चरल देश है। ये एक्चुअली नॉर्थ अफ्रीका में है, जहाँ पे कि आप अगर देखेंगे तो यूरोप और मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तीनों का एक्चुअली वहाँ पर एक तरह से संगम सा होता है। तो इथोपिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री रहा है। और एयू के जब हमने अभी G20 समिट हुआ था तो अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर इंडिया की प्रेसिडेंसी में बनाया गया था। तो नेचुरली हमारे संबंध और भी प्रगाढ़ हो गए हैं इथोपिया के साथ। इथोपिया के साथ एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा है संपर्क है हमारा। एजुकेशन में बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स रहे हैं और हमारी मशीनरी और इक्विपमेंट वगैरह वहाँ एक्सपोर्ट होते हैं। तो ये तीनों ही देश हमारे लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण है और हमारे जो ट्रेडिशनल जो मतलब पारंपरिक जो संबंध रहे हैं इन तीनों देशों के साथ बहुत ही घनिष्ठ रहे हैं। जॉर्डन का रोल एक और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जॉर्डन और पैलेस्टाइन जो हैं वो एक दूसरे से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड हैं। और आप जानते हैं जॉर्डन के किंग जो हैं वो प्रोफेट मोहम्मद के डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं और उनको जो है एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये विजिट जो मोदी जी का है इन तीनों देशों का, वो हमारे लिए आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और वैसे गल्फ में जो अभी परिस्थितियां चल रही हैं, जो इजराइल और हमास और इनके पैलेस्टाइन के बीच में, उनको देखते हुए भी ये बहुत महत्वपूर्ण विजिट है। और इथोपिया का विजिट हमारे अफ्रीका के संबंधों को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी लास्ट G20 का समिट आपने देखा साउथ अफ्रीका में हुआ था। तो वो
अफ्रीका का जो हमारा कनेक्शन बना है, अफ्रीकन यूनियन को जो हमने प्रमोट करके G20 में लाए थे, तो उसको आगे बढ़ाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा ये। जी, श्रुति जी मेरे साथ मौजूद है। श्रुति जी, ये माना जा रहा है कि भारत और ओमान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है तब जबकि ट्रेड को लेकर एक तरह से टैरिफ को लेकर टेरर देखा जा रहा है, वॉर चल रहा है तमाम देशों के बीच, अमेरिका ने ऐसी स्थिति करती है, तो ओमान भारत के बीच फ्री ट्रेड देखा जा सकता है। मुझे लगता है कि तेल एक आने वाले समय में बड़ी स्थिति हो रही है, क्योंकि अमेरिका भी ये कह चुका है कि भाई आप रशिया से तेल लेना बंद कीजिए, तो भविष्य की संभावनाओं को तलाशने की कोशिश है। वहीं जॉर्डन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 1971 में ये पाकिस्तान के साथ था, और अब जिस तरीके से धीरे धीरे देश के प्रधानमंत्री और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला की जो दोस्ती नज़र आ रही है, वो एक अलग संकेतों के तौर पर, तो मुझे लगता है कि ये 3 मुस्लिम देशों की जो यात्रा है ये एक निर्णायक कदम होगी। नमस्कार जी। इसमें थोड़ा सा मैं एक ट्विस्ट ये ज़रूर डालूंगी। जॉर्डन जो है इकलौता कंप्लीटली मुस्लिम नेशन है जो इसको आपके इजराइल को फुल सपोर्ट देता है उसके एग्जिस्टेंस के लिए अरब वर्ल्ड के अंदर। तो वो एक उसकी कट्टरपंथा वैसी नहीं है जैसे हम किसी भी अरब देश या मुस्लिम देश के बारे में सोचते हैं। ओमान जो है वो बहुत ही न्यूट्रल देश है, वो ना सुन्नी है ना शिया है, वो इबादिज्म को फॉलो करता है और वो अपनी ही शांति में काम करते हैं। इनफैक्ट ओमान जो है वो हमारे साथ तीनों हमारे डिफेंस फोर्सेस मतलब एयर, वाटर और आर्मी, इन तीनों हमारे नेवल फोर्स, एयर फोर्स और आर्मी के साथ एक्सरसाइजेस कर चुका है। तो हमारे पास उनकी डिफेंस अंडरस्टैंडिंग हमारी उनके साथ बहुत अच्छी है। हम इसको अगर देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये भाई मुस्लिम देशों के साथ हमारा आगे बढ़ाने वाला हाथ है, तो मैं वो 2% जो आपके उसमें आए थे, मैं उसमें थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारा एंगल है आईमेक का। हम इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर जो डेवलपमेंट चाहते हैं उसके लिए हमें ओमान इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए हमारे लिए जॉर्डन इम्पॉर्टेंट है, सऊदी के साथ ऑलरेडी हमारे अच्छे रिश्ते हैं, यूएई के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं। ओमान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर हमें जो एक बहुत पतला सा रास्ता है जहाँ से नेवल जा सकती है उसमें हेल्प करता है। उसके 3 ऐसे आपके डीप सी पोर्ट्स हैं जो इंडियन ओशन को डायरेक्टली आपके गल्फ नेशंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर ज्योग्राफिकली देखें तो सऊदी के साथ तो हमारे अच्छे रिलेशंस हैं ही, हम उनके साथ भी अपना कुछ ना कुछ एक पैक्ट, स्पेशल पार्टनरशिप पैक्ट्स वगैरह करने की कोशिश में लगे ही रहते हैं। और उसके आगे जाके जॉर्डन होता है। इसराइल के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, हम पोर्ट हाइफा भी यूज़ करना, हमारा उनके साथ पोर्ट हाइफा लेके एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। वहाँ से हम आगे सिप्रस का अगर आप पिछली विजिट का अगर आप याद करेंगे, हम सिप्रस भी गए थे पीएम मोदी, तो वहाँ पे जाके फिर वहाँ से आगे आपके यूरोपियन कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ते हैं हमारे हाथ। तो ये हमारे आईमेक का हिस्सा जो है ना, ये उसके अंदर आ रहा है। हम इथोपिया लेकिन क्यों जा रहे हैं? इथोपिया जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर जो है वो इम्पॉर्टेंट एक रीजन बनता है, वो बहुत स्मॉल एक बॉटलनेक है जो मेडिटेरेनियन आपके रेड सी को एक्सेस देता है। तो जो मिडिल ईस्ट के अंदर ये जो उथल पुथल चलती रहती है जिसकी वजह से ट्रेड कभी कभी रुक सकता है, तो आप रेड सी के थ्रू अपना ट्रेड जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारे आईमेक का एक ऑल्टरनेट रूट जो है वो आ जाता है उसके अंदर। और इथोपिया जो है विजन अफ्रीका के अंदर, जो 2040 इंडिया का विजन अफ्रीका है जिसके अंदर हम पार्टनरशिप में बढ़ रहे हैं बाकी सारे नेशंस के साथ। हम घाना वाना के साथ भी मिले थे पिछली विजिट, अगर आप याद करेंगे 5 नेशन के टूर में, तो हम वहाँ भी गए हैं। तो हमारा जो है इकोनॉमिक फुटस्टेप जो है इंडिया अपना आगे बढ़ा रहा है, पार्टनरशिप्स बढ़ा रहे हैं। तेल एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम उनके ओमान के सेकेंड हाईएस्ट इंपोर्टर है ऑयल के, उनका फर्स्ट हाईएस्ट चाइना है। तो अगर ये 3 नेशन आप देखें तो इसके तीनों नेशंस जो हैं ये चाइना के साथ भी बहुत अच्छे कोलैबोरेशन में लगे रहते हैं, और उनका जो सिल्क रूट है और BRI इनिशिएटिव है उनके साथ भी चाइना अपने साथ कर रहा है। इनफैक्ट इथोपिया के अंदर तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो डेट डिस्ट्रेस में है, क्योंकि चाइना जिसका प्राइमरी रीजन जो है वो आपका चाइना है। तो चाइना डेट ट्रैप वाली उसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके थ्रू उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स वहाँ कर रखी है, वो डेट डिस्ट्रेस में है। इसमें G20 और आपके बाकी सारे जो प्लेटफॉर्म्स है ब्रिक्स वगैरह के अंदर आके इथोपिया ने हेल्प मांगी है, और उसमें भारत उनके साथ एक
कोलैबोरेशन करना चाह रहा है। एक जिबूती करके उनका एक पोर्ट है जहाँ से अब्बासी अदास मैं उसका नाम शायद गलत बोल सकूंगी, तो एक रेलवे रूट जाती है। तो पहले तो वहाँ पे उन्होंने सिविल वाला हेल्प करी रेलवे रूट में, फिर वहाँ पे उन्होंने अपना मिलिट्री पोर्ट बिठा लिया है। तो हम अपना इकोनॉमिक फुटप्रिंट, अपना रीजनल सिक्योरिटी, मीना मार्केट्स, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका का जो हमारा प्रोजेक्ट है, मीना मार्केट्स का इकोनॉमिक जोन्स हैं, उनको हम एक्सेस करना चाहते हैं। उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री हमारे एक दूत की तरह जाते हैं, जहाँ साइनिंग होनी है वहाँ होती है। जो आप इसकी बात कर रहे हैं, जो हमारे साथ पार्टनरशिप होने वाली है उनकी ओमान की, वो 2023 से इसकी नेगोशिएशंस चल रही है और इस साल वो नेगोशिएशंस कंप्लीट हो गई हैं। तो एमओयू जो बहुत सारे साइन होते हैं, कोई भी हेड ऑफ स्टेट जब विजिट करता है तो उसमें एक उम्मीद है कि शायद इस बार ओमान के साथ हमारी जो स्पेशल पार्टनरशिप है उसको एक स्टैंप, मोहर और साइन मिल जाएगा। ये तमाम तरह के संकेत जो साफ तौर पर दिखाई दिए, लेकिन इन सब के बीच अगर देखा जाए गौरीशंकर जी, अगर डिप्लोमेसी के तौर पर देखा जाए, हाल के दिनों में जो भारत पाकिस्तान तनाव हुआ, उस तनाव में कई मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान की तरफ एकजुटता दिखाने की कोशिश की और भारत को मुस्लिम देशों का बहुत ज़्यादा साथ नहीं मिला। क्या ये उस डिप्लोमेसी के तहत भी उठाया गया एक कदम है? हाँ, नमस्कार मनोज जी। ऐसा है, देखिए, मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि पाकिस्तानी मुस्लिम जो हैं वो थोड़े उग्रवादी मुस्लिम हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं। मैं अरब कंट्रीज में सर्व कर चुका हूं, मैं बहरीन में था 3 साल के लिए जी। और जो अरब वर्ल्ड के जो मुस्लिम हैं वो उस तरह की टेंडेंसी के नहीं हैं। वो बड़े एजुकेटेड और लिबरल माइंडेड मुस्लिम है सभी जगह। तो वहां पे ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं है जो भारत के अगेंस्ट में हो। जी। पाकिस्तान की जो टेंडेंसी है वो उनका जो जन्म हुआ पाकिस्तान का, वो हमारे देश का टुकड़ा होकर हुआ और इसी प्रीमाइस पे जन्म हुआ कि वो मुस्लिम राष्ट्र है। तो उनकी जो फिलोसॉफी रही वो हमेशा एंटी भारत रही, जबकि अरब देशों के साथ हमारी फिलोसॉफी हमेशा सहयोग की रही है। ये एक ट्रेडिशनल सहयोग रहा है जो सैकड़ों क्या हजारों वर्षों से चला आ रहा है। तो इसको एक बिल्कुल ही अलग ढांचे में देखना चाहिए हमें। हमें इसको जो है हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के साथ जोड़ना मैं उचित नहीं समझता। लेकिन इन इन देशों का हमें सहयोग मिलना बहुत ही अच्छा रहेगा, आर्थिक विकास के लिए भी और देश की जो जितनी भी नीतियां हैं, जैसे इन्होंने कहा कि हमारा जो एक यूरोप के साथ कॉरिडोर बनने जा रहा है, उसके लिए हम इन सबका सहयोग हमें चाहिए। तो उस सहयोग को देखते हुए ये बहुत जरूरी है। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, ओनली जो उग्रवादी इस्लामिक राष्ट्र है ना, उन्हीं में से कुछ लोग उनको सपोर्ट करते हैं। बाकी लोग, ऐसा नहीं है कि बाकी लोग भारत को ज्यादा, मैंने यूएन बॉडीज में काम किया है, वो इंटरनली आके कहते हैं हमको कि हम भारत को ज्यादा तवज्जो देते हैं बजाय पाकिस्तान के। लेकिन कभी कभी एक रिलीजियस माहौल बन जाता है, उसकी वजह से वो उनको ओपनली सपोर्ट करना पड़ता है, जबकि वो चाहते नहीं कि ऐसा करें। तो इसको हमें उस कलर से नहीं देखना चाहिए। एक्चुअली गल्फ के जितने भी कंट्रीज हैं, तभी मोदी जी को आपने देखा, सभी कंट्रीज ने उनको अपने राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। और वो हमारी जो ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप है, आपको ये भी मेरे ख्याल से दर्शकों को पता होना चाहिए कि 1962 के पहले, 60 के पहले, इन सब देश जो थे, ओमान थे, यूएई थे, कुछ हिस्से सऊदी अरेबिया के थे, कतार थे, इनका जो प्रशासन था वो कलकत्ता से, सॉरी, मुंबई से हुआ करता था। तो मुंबई अपने देश की करेंसी वहां पर चलती थी, हमारी स्टाम्प्स वहां पे चलती थी और सारे के सारे लोग इंडिया पढ़ने के लिए आते थे। वो हिंदुस्तानी भाषा बोलते थे और सब चीजें, खान पान, उनका रहन सहन, वो हिंदुस्तान से काफी प्रभावित होता था। तो हमारे उनके संबंध बहुत ही पुराने हैं और वो लोग बड़े सुशिक्षित हैं और उनकी कोई कट्टरता नहीं है इस्लाम में जिस तरह की पाकिस्तान की है।
तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये संबंध हमको रिलीजियस आइज से नहीं देखने चाहिए। ये संबंध हमें देखने चाहिए हमारे ऐतिहासिक संबंधों के रूप में, जो हमेशा से जी। रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। श्रुति जी मेरे साथ मौजूद हैं। श्रुति जी, मुझे लगता है कि भारत में जितनी मुस्लिम आबादी है उन तमाम देशों से कई गुना ज़्यादा है। ऐसे में जो मुस्लिम आबादी है, मेरे ख्याल से शमील शमशी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। एक बार मैं उनके पास चलूँगा, उसके बाद श्रुति जी के पास पहुँचूँगा। शमशी साहब, आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन 3 देशों की, जो 3 मुस्लिम देश हैं, उनकी यात्रा को कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो भी ये मुस्लिम देश हैं, हमारे इन लोगों से पुराने संबंध भी अच्छे रहे हैं इन देशों में, और आगे भी मोदी जी इन मुल्कों से अपने संबंध अच्छे बनाने में जुटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी जो हमारा ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें कई मुस्लिम देश जो थे वो पाकिस्तान की तरफ झुकाव उनका हुआ था, चाहे कतर हो या और जो दूसरे ममालिक हों। लेकिन ये एक तरह का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने रचा था अपने लिए, ये दिखाने के लिए कि हम इस्लामिक मुल्क हैं और साहब मुसलमानों के मुल्क हमको वो करें, जबकि हिंदुस्तान में इन पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। और ये बात बहुत गर्व के साथ कहूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय सारा का सारा मुसलमान, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, वो सब भारत के साथ था और ज़बरदस्त किस्म से भारत का सपोर्ट कर रहा था। तो ये पाकिस्तान ने जो एक झूठ फैलाया था और जो नैरेटिव पैदा किया था, उसको तोड़ने के लिए मोदी जी निकले हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये तमाम ममालिक जो हैं वो भारत के साथ अपनी फिर से वैसी ही रणनीति तय करेंगे जैसी कि चलती चली आई है। जी, श्रुति जी मेरे साथ मौजूद हैं। श्रुति जी, मुझे लगता है कि देश से, अपने ही देश से बहुत सारी ऐसी आवाज़ें उठती हैं कि भाई बीजेपी मुस्लिमों के खिलाफ काम कर रही है, मुस्लिमों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भी इस तरह के संकेत निकल कर आते हैं कि भाई जो मुस्लिम हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे संकेत होते हैं, कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब जॉर्डन पहुँचेंगे तो प्रॉफिट मोहम्मद प्रॉफिट के जो वंशज हैं वो खुद उनका स्वागत करने जा रहे हैं। दिल खोलकर स्वागत किया जाएगा, संकेत निकल कर दिया जाएगा, दोस्ती होगी, बिजनेस डील होगी। ये जो संकेत वहां से निकल कर आएगा तो यहां के मुस्लिम पर और यहां की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, हमारे अनफॉर्चुनेटली जो सोशल सेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करते हैं, और वो आइडियोलॉजी जो है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हमदर्दी रखती है। अनफॉर्चुनेटली जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे पाकिस्तान की बात आगे रखी जाती है, जैसे अभी करंट एग्जांपल देते हैं, जैसे गल्फ कंट्रीज में धुरंधर मूवी को बैन कर दिया गया है, ऐसी खबर निकली है। तो जब क्योंकि पाकिस्तान का एंगल दिखाया जा रहा है उसके अंदर, तो ऐसी जब छोटी छोटी चीजें होती हैं तो ये भारत के मुसलमान को, जो दुनिया की 3rd लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है, उनको लगता है कि हमें अगर अपने धर्म के साथ अपनी वो दिखानी है, एकता दिखानी है, तो हमें पाकिस्तान के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये गल्फ नेशंस भी उनके साथ ही खड़े हैं। तो जब इंडिया के पीएम जाते हैं और उनको हाईएस्ट सिविल ऑर्डर मिलता है सऊदी अरेबिया से, आपको जॉर्डन से इतना सत्कार मिलता है, वो कश्मीर के मुद्दे पे आपके साथ खड़े होते हैं, ओमान जो है जीसीसी के अंदर आपका पक्ष रखता है, आर्टिकल 370 को लेकर ये सारे देश जो हैं हल्के में बोलते हैं, आपके खिलाफ के खड़े नहीं होते, तो ये एटलीस्ट सोचने वाले जो मुसलमान कम्युनिटी है उनको एक मिनट देता है कि भाई एक बार खड़े होके देखिए कि जो पाकिस्तान, जो अपना मुस्लिम देश होने के नाते जो इनका आर्म ट्विस्टिंग करके इनसे नैरेटिव निकालता है, और इंडिया एक हिंदू मेजॉरिटी नेशन होने के बावजूद आपके हिंदू पीएम को वहां पे इतना सत्कार मिलता है, वहाँ मंदिर होते हैं, वहाँ योगा सिखाया जाने लगता है, वहाँ महाभारत के बारे में पढ़ाया जाने लगता है, और पुराने संबंध जो हैं, जैसे इथोपिया के साथ तो हमारे संबंध, अगर मैं जानूँ तो हमारा उनके साथ, हम उनको ट्रेड में अपना क्लॉथ और बाकी मर्चेंडाइज दिया करते थे, और वो हमें उस जमाने में, मतलब क्या, मैं 2000 साल पहले की बात कर रही हूँ, वो आइवरी और गोल्ड देते थे। तब तो कोई वो मुस्लिम देश था नहीं, तब तो इंडिया भी बस नॉर्मल एक इंडिया ही था, भारत ही था। तो इतने पुराने संबंध जब हैं आपके, और वो आपको एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वो आपको सत्कार दे रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, आपके देश की आवाज़ को वहाँ पे
एक पहचान मिल रही है, तो 1 मिनट का पॉज मिलता है उनको ये सोचने के लिए कि शायद हमें पाकिस्तान के साथ सहानुभूति रखने की ज़रूरत नहीं है, हमारी मुस्लिम आइडेंटिटी इंडियन मुस्लिम आइडेंटिटी होने की ज़रूरत है, और इस मुस्लिम आइडेंटिटी के अंदर हमें प्राइड लेने की ज़रूरत है। तो ये एक ऑल्टरनेट, एक थिंक मोमेंट देता है लोगों को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोचने वाले मुसलमान और जो बिल्कुल कट्टरपंथ की तरफ पलटने वाले मुसलमान में क्या फ़र्क है, वो आज तक हमारी इंडियन सोसाइटी समझ नहीं पाई है। बिल्कुल नहीं समझ पाइए। गौरी शंकर जी मेरे साथ मौजूद हैं। गौरी शंकर जी, अगर ओमान की देखा जाए तो करीब 50 लाख के आसपास आबादी है, बहुत छोटे छोटे देश हैं, और इथोपिया में तो जो जानकारी सामने आई है, शायद मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो इथोपिया की यात्रा कर रहे हैं। तो छोटे छोटे देशों की यात्रा, अमूमन जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो बड़े बड़े देशों की यात्रा करते हैं, बड़ी बड़ी डील करते हैं, लेकिन छोटे छोटे देशों की यात्रा करना और उनसे संबंध बनाना, ये कितना महत्वपूर्ण है आज के दौर में? ये देश चाहे छोटे हों, लेकिन इनकी अपनी अपनी महत्ता है इंटरनेशनल स्टेज पे। जी। एक तो यूनाइटेड नेशंस में सबका एक वोट है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। दूसरा, जैसे मैंने कहा, ओमान की जीसीसी में बहुत बड़ी भूमिका है। ओमान के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो उनकी एक, ये समझिए कि उनकी एडवाइस को विजडम माना जाता है जीसीसी में। एक बहुत ही संयम से वो काम करते हैं, वो बड़े सोच समझ के निर्णय लेते हैं, और उनकी जो एडवाइस है वो जीसीसी को कंट्रोल करती है, पूरे गल्फ कंट्रीज को। इसी तरह से जॉर्डन जो है, उसका महत्व सिंपली एक चीज से बहुत बड़ा है कि वो प्रोफेट मोहम्मद के वंशज हैं, और किंग अब्दुल्ला जो हैं, आप पहले रिकॉल करेंगे जी कि एक बार प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए थे और वो जॉर्डन से निकल के गए थे। तो जॉर्डन की एक्चुअली किंगडम ने, उनके किंग अब्दुल्ला ने उनको हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया था कि वो वहां उनसे फ्लाई कर सके। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी रास्ते में, और उनके एयरक्राफ्ट ने उनको एस्कॉर्ट किया था वहां पर। तो ये सब चीजें आपको देखनी चाहिए कि जॉर्डन जो है वो भारत के साथ बहुत ट्रेडिशनल रूप से जुड़ा हुआ है, इसी तरह से ओमान जुड़ा हुआ है, इसी तरह से इथोपिया। तो ये छोटे राष्ट्र चाहे जरूर हों, लेकिन इनकी अपनी एक महत्ता है, और इस महत्ता की वजह से हमें उनको साथ में लेना बहुत ही आवश्यक है। और अभी जो नई नीति हम बना रहे हैं, जिसमें जो आईमक का नया रूट बनेगा यूरोप के लिए, उनमें इन सब देशों का अपना अपना रोल होगा, और इन देशों का रोल, जो ओआईसी है, जो इनकी मुस्लिम देशों का संगठन है, उसमें भी अपना इनका रोल है। तो उस सबको समृद्ध बनाने के लिए, उन रिश्तों को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कोशिश कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि ये यात्रा बहुत अच्छे परिणाम लाए, जिससे कि हमारे इन पूरे रीजन के, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के साथ हमारे और संबंध सुदृढ़ हों, हमारे ऐतिहासिक संबंध, क्योंकि हमारे इनके साथ प्री इस्लामिक संबंध हैं। एक्चुअली इस्लाम का तो 1400 साल पुराना इतिहास है, इससे पुराने संबंध हैं इन देशों के साथ। तो उनको आप कहिए कि एक्चुअली ऐतिहासिक संबंध है, जो 2000-3000 साल पुराने पीरियड में भी थे, जबकि सिल्क रूट हुआ करता था, स्पाइस रूट हुआ करता था, उस समय के संबंध है। तो उन संबंधों को वो जनता जानती है, और उनको हमें समय समय पर सींचना चाहिए। उन वृक्षों को जो है हरा बनाए रखें, ये हमारा कर्तव्य है, और प्रधानमंत्री मोदी यही करने के लिए वहां जा रहे हैं। शमशेर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शमशेर साहब, अब तक अगर देखा जाए तो बहुत सारे देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया, उसमें मुस्लिम देशों की भी एक बड़ी संख्या। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को ब्राज़ील, अमेरिका, श्रीलंका, भूटान, रूस, साउथ कोरिया, जापान, पापुआ न्यू गिनी, नाइजीरिया, फिजी, डोमिनिक रिपब्लिक, साइप्रस, माल्टा, बारबाडोस, बुर्नेई, मॉरिशस, ब्राज़ील, गुयाना, ग्रीस के अलावा 8 मुस्लिम देशों की जो लिस्ट है वो भी इसमें शामिल है, जिनमें अफगानिस्तान, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, फिलिस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात और मालदीव के साथ साथ मिस्र है। और ये 3 देशों की यात्रा
मतलब देश के प्रधानमंत्री हर उस देश तक पहुंचना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं, उनके साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान करना चाहते हैं, व्यापारिक आदान प्रदान करना चाहते हैं, जहां पर कि बहुत ज्यादा ध्यान अब तक नहीं गया। कि जो भारत का विपक्षी खेमा है वो इस बात को बार बार फैलाता है कि भारत के मुसलमानों पे बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहे हैं। तो ये जो ये लोग झूठ पैदा करते हैं, उस झूठ का अंत होता है इस बात से कि नरेंद्र मोदी जी को जितने भी इस्लामिक मुमालिक हैं और जितनी मुमलिकतें हैं वो सभी उनको पूरा सम्मान दे रही हैं, चाहे वो कतर का मामला हो, चाहे वो बहरीन का मामला हो, चाहे खास करके ईरान जो इस वक्त अलग ही एक अपनी उसमें है, ईरान तक में जो है वो नरेंद्र मोदी जी को भरपूर सम्मान दिया गया और उनकी आमद को एक तरह से वहां पर तो जश्न के तौर पे बिल्कुल मनाया गया था। और फिर भी जो जानकारी है, मुझको लगता है कि नेक्स्ट ईयर फिर से, क्योंकि जिस तरह से भी आदान प्रदान और जिस प्रकार से भी व्यापार शुरू होगा उसका जो है वो देश के मुसलमानों को भी सीधा फायदा होगा। तो जो ये लोग झूठ फैलाते हैं कि मुसलमानों को बहुत पिछड़ा कर दिया गया है या उनके कारोबार को छीना जा रहा है या उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो वो झूठ भी इन यात्रा से सामने निकल के आ रहा है कि इस प्रकार की कोई चीज जो है वो प्रधानमंत्री भारत में नहीं पैदा कर रहे हैं और मुसलमान यहाँ पर जो है खुशहाल है और आगे भी खुशहाल रहेगा। श्रुति जी मेरे साथ मौजूद है। श्रुति जी, जो बार बार एक नैरेटिव बनता है, मुस्लिम विरोधी नैरेटिव बनता है, चाहे वो सरकार का हो या फिर चुनावी राजनीति में हो, क्योंकि अगर उज्ज्वला गैस योजना है तो वो सभी के लिए होती है, अगर वो लाडली लक्ष्मी बहना है तो वो सभी महिलाओं के अकाउंट में पैसा जाता है। सरकार ने वहाँ पर कोई विभेद नहीं किया है, वहाँ पर कोई अंतर नहीं किया है, बावजूद इसके जो नैरेटिव बनाया जाता है सरकार का मुस्लिम विरोधी, क्या इस यात्रा के बाद, जो पिछली मुस्लिम देशों की यात्रा है और जो 3 अभी मुस्लिम देशों की यात्रा की जा रही है, क्या वो जो नैरेटिव है उसे तोड़ने की कोशिश होगी? ये नरेटिव वैसे ही टूटा हुआ है। इस नरेटिव को पाकिस्तान और बांग्लादेश और शायद तुर्की के अलावा और कोई मानता नहीं है जी। ये नरेटिव ऑलरेडी आपके जो अगर यूएई या सऊदी अरब इस नरेटिव को मानते तो क्या वो उनको अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर देते? और वो हाल फिलहाल में मिला है, पुराना नहीं है। तो ये सब जो आपका आर्टिकल 370 और ये सब होने के बाद मिला है, बुलडोजर जस्टिस को लेकर जो इतना सारा शोर मचता है उसके बाद मिला हुआ है, सीए राइट्स के बाद मिले हुए ये सारे हैं। तो अगर आप देखेंगे कि ये सब होने के बावजूद अगर मुस्लिम नेशंस आपके पीएम को संबोधित कर रहे हैं, आपके पीएम को सम्मानित कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पीएम उतने भेदभावी नहीं है जितना आपको बताया जा रहा है। और इसको समझने के लिए शायद ये यात्राएं जो हमारे लिए इकोनॉमिक फुटप्रिंट है वो सिविलाइजेशनल फुटप्रिंट को भी रीअफर्म कर रही हैं। तो जैसे एससीओ में बोला था पीएम मोदी ने कि हमें एक सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम बनाना चाहिए जिसमें हम सभ्यता पीपल टू पीपल कनेक्शन जो है वो हम आगे बढ़ाएं, जिससे लोगों को समझे कि ये जो अभी 1000 साल में जितने कैप्चर्स हुए, कॉलोनाइजेशंस हुई, उस इन्वेडर्स आए, घुसपैठ ये आए, ये हुआ वो हुआ, वो सब जो है उसको हटा के अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो हम देखेंगे कि हम सब जो है एज सिविलाइजेशनल स्टेट्स, हम बहुत, हमारी सभ्यताएं आपस में एक दूसरे से बहुत साल पहले से मिलती आ रही हैं। और ये डायलॉग अगर एक बार आना शुरू हो जाए, जैसे ओमान जब मगन था तब 3000 साल पहले तभी भी हमारे साथ डील करता था, जैसे बोला गया अभी थोड़ी देर पहले। आप जॉर्डन देखें तो जब वो रोम एम्पायर था तभी भी इंडिया के साथ डील करता था। मैंने आपको बताया कि इथियोपिया जो है वो 2000 साल पहले से हमारे साथ आइवरी और गोल्ड के अंदर ट्रेड करता आ रहा है। तो ये हमारा सिविलाइजेशनल फुटप्रिंट है। आज उन देशों का धर्म इस्लामिक है पर 2000 पहले तो नहीं था। कुछ क्रिश्चियंस थे नेशंस, कुछ आपके पेगन नेशंस थे। तो ये अगर देखा जाए तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया का मुसलमान जो है वो भी ये समझेगा कि आज जो मुसलमान नेशंस हैं वो अपने धार्मिक उसके ऊपर बैठ के ये जज नहीं कर रहे कि इंडिया खराब है, वो अपने सिविलाइजेशनल एंटिटी को सामने रख के देख रहे हैं कि इंडिया जो है एक अच्छा पार्टनर है। और हमारे सामने दूसरे पार्टनर्स क्या आ रहे हैं, चाइना आ रहा है, यूएसए आ रहा है। यूएसए जो है वो वैसल स्टेट चाहता है कि भाई आप उसके नीचे दब के रहें,
चाइना जो है डेट ट्रैप इकोनॉमी खेलता है, इंडिया पार्टनरशिप खेलता है। तो अगर इंडिया मुस्लिम नेशन के साथ सद्भावना से पार्टनरशिप कर सकता है, तो इंडिया जो इंडियंस के साथ कर रहा है, मुस्लिम्स के साथ, तो बुरा तो नहीं कर रहा है। तो फिर मैं उन्हें वोट क्यों ना दूं, फिर मैं उनको आगे क्यों ना रखूं, फिर मैं इस नरेटिव को क्यों सपोर्ट करूं। हर चीज का विरोध करके अब विक्टिम कार्ड खेलने की जो हमें आदत पड़ गई है हमारे यहाँ के मुसलमानों को, ये मैंने जैसे कहा एक मोमेंट मिलता है जब वो इन देशों में जाते हुए अपने प्राइम मिनिस्टर का सत्कार देखते हैं, तो एक मिनट सोचते हैं कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। ये बड़ा संकेत है। गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं। गुप्ता जी, जिस तरीके से अमेरिका के साथ ट्रेड को लेकर बातचीत चल रही है, शुरुआती दौर में वो गतिरोध था, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो बात बनती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका की तरफ से उनके जो प्रतिनिधि हैं वो भी कहते हैं कि साहब बहुत सारे जो किसान हित हैं उसको ध्यान में रखते हुए भारत अमेरिका के किसानों के लिए भी अपने बाजार खोलने को तैयार हो गया है। जो ट्रेड पर गतिरोध बना हुआ था वो भी खत्म हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कह सकते हैं कि एक अच्छा संकेत धीरे धीरे बनने लगा है। बिल्कुल मनोज जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए, अभी उनका जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव भारत आया था, उसका कल ही बयान आया था, काफी अच्छा। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा ऑफर भारत ने दिया है। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रम्प की फोन पे बात हुई है, और उसके बाद ये बड़े संकेत मिले हैं कि जो ट्रेड डील है वो बड़ी जल्दी ही फाइनल हो जाएगा। और मेरे को नहीं लगता कि कोई बड़ी हर्डल बची हुई है। थोड़ा सा एग्रीकल्चरल इश्यूज के ऊपर थोड़े से डिफरेंसेज हैं, उनको सॉर्ट आउट करने के बाद ये ट्रेड डील बड़ा जल्दी ही फाइनल हो जाएगा, और उससे सभी को राहत मिलेगी। हमें भी राहत मिलेगी और अमेरिका को भी राहत मिलेगी। और ये जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं बासमती राइस या किसी और चीज को लेके, वो होना सब बंद हो जाएंगी, और उसका बेनिफिट पूरी जनता को दोनों देशों में ही मिलेगा। क्योंकि ये जो ट्रेड डील्स हैं वो पूरी जनता के आर्थिक हित को संरक्षित करते हैं, और उनको क्या कहते हैं आप, रोजगार जो है वो उनके नए अवसर पैदा होते हैं। और मैं उस चीज पे वापस जाना चाहूंगा जिस पे आप अभी डिबेट कर रहे थे। उसमें ऐसा है कि देखिए, भारत जो है, अगर आप स्टेटिस्टिकली देखें तो संसार का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र भी है, इंडोनेशिया के बाद। एक्चुअली पाकिस्तान में मुस्लिम कम है, भारत में ज्यादा है। तो ये जो डिवीजन करने की कोशिश करते हैं हमारे कुछ मुस्लिम, वो बिल्कुल गलत है। और आपने देखा अभी बिहार के इलेक्शन में ये सब गलत साबित हुआ। ये अब तो मुस्लिम भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बिना किसी भेदभाव के सभी नीतियों का सबके हित में लागू करते हैं। और इसी वजह से आपने बिहार में देखा कि जो बीजेपी का गठबंधन है, उनको, एनडीए को बहुत अच्छा बहुमत मिला, उनकी खुद की आशाओं से भी ज्यादा। जबकि वहां कई ऐसी कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं जहां पे काफी मुस्लिम बहुत, कई जगह तो बहुत संख्या में है और कई जगह बहुत बड़ी संख्या में। तो ये चीजें जो है ना, वो धीरे धीरे भारत के मुस्लिम्स रियलाइज कर रहे हैं अब कि उनकी जो स्थिति है यहाँ पर, वो पाकिस्तान के मुस्लिमों से कई गुना ज्यादा है। पाकिस्तान के जो मुस्लिम हैं वो एक मुस्लिम देश में होते हुए भी उनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब है, उनकी सामाजिक व्यवस्था बहुत खराब है, उनके ऊपर तरह तरह के ये जो सरकारी जो हैं तंत्र, वो उनके ऊपर आक्रमण करते रहते हैं। जबकि भारत में मुस्लिम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है। जितनी ग्रोथ जनसंख्या में भारतीय मुस्लिम की हुई है, उतनी किसी देश में भी नहीं हुई है। तो ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि भारत के मुस्लिम स्वतंत्र हैं और खुशहाल हैं। तो इस चीज को हमें अननेसेसरीली पाकिस्तान से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे मुस्लिम जो हैं वो खुद समझ रहे हैं कि ये हमारा देश है और हमारे हितों की रक्षा प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। श्रुति जी, 1971 में अगर ओमान की हम बात करें तो 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, ओमान ने खुलकर साथ दिया था।
और शायद इसे एक कूटनीति कहें कि भारत अब तमाम मुस्लिम देशों के और प्रगाढ़ संबंध कर सकता है, या जिनसे एक गैप हो गया हो उस गैप को और भरने की कोशिश हो। चूंकि तमाम ये छोटे छोटे देश हैं, हाल ही में भारत ने, DRDO ने, डिफेंस ने आत्मनिर्भरता का एक संकेत दिया है। कई ऐसे देश हैं जो भारत से हथियार या तमाम दूसरी चीजें भी खरीद रहे हैं। तो व्यापार और रक्षा में भी कोई बड़ी डील इन देशों के साथ हो सकती है? डिफेंस की डील तो इस वक्त मुझे नहीं नज़र आ रही है। इस वक्त जो डील जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, आपके जॉर्डन के साथ हमें फर्टिलाइज़र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्टिलाइज़र हमारा ब्लॉक करने वाला भी चाइना है। ये मैं कई डिबेट्स में बोल चुकी हूँ कि हमारे साथ ऑपरेशन सिंदूर के अंदर क्या हुआ था, चाइना ने ऑफिशियली बैन नहीं किया था हमारे फर्टिलाइजर्स को, बस वहाँ पे बिना स्टैंप करे वहाँ पढ़ के सड़ने दिया था हमारे फर्टिलाइज़र की जो ट्रांसपोर्ट आनी थी वहाँ से। और हम चाइना पे काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र के लिए डिपेंड करते थे। हमें तब जाके रशिया का दरवाज़ा ठकठकाना पड़ा था कि भाई हमारे किसानों को फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है, हमारी फसल खराब हो जाएगी, प्लीज़ भिजवा दीजिए। और रशिया ने हमारा साथ भी निभाया था। तो इसलिए भी इस बार भी जब पुतिन आए तो फर्टिलाइजर एक बहुत बड़ा हमारा पॉइंट रहा है, और जॉर्डन के साथ हमारा फर्टिलाइजर के अंदर काम होने वाला है। ओमान के साथ तो जो है आप सुन के दो चीजें मैं बोलूंगी ओमान को लेके। पहला कि ओमान ने ग्वादर पोर्ट पहले इंडिया को ऑफर किया था बेचने के लिए, और वो हमने उस समय, नेहरू जी थे PM, उन्होंने तब रिजेक्ट कर दिया था, बोला था डिफेंसिबल नहीं है, हम उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, इसीलिए पाकिस्तान ने उसको खरीद के उसको अपना बना लिया था। तो ओमान हमेशा से ही इंडिया की तरफ ज़्यादा टिल्ट करके रहता है। और 1971 का जैसे आपने बोला कि 71 के युद्ध में भी वो हमारे साथ ही खड़ा था, उसने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था। अभी जो पहलगाम हुआ उसके अंदर भी वो हमारे साथ ही खड़ा है, वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है। जो OIC जैसे सर ने बोला था, उस OIC के अंदर भी ओमान इंडिया की आवाज़ बन के बोलता है, GCC के अंदर भी ओमान इंडिया की आवाज़ लेकर बोलता है। ओमान के साथ हमारे एक थर्ड ओमानी इंडियन फंड करके एक वो है, 3 बार हो चुका है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फंड है अभी जो रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। पहली बार 100 बिलियन था, सेकेंड 100 मिलियन था, 200 मिलियन हुआ, फिर अभी लास्ट जो हुआ है भी 300 मिलियन। इसके अंदर जो है ये फंड जो है, ओमान जो है हमारे साथ, इंडिया और ओमान आपस में टेक ट्रांसफर्स के लिए, म्यूचुअल डेवलपमेंट के लिए, और इंडिया और ओमान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिससे हम दोनों के आपस में मार्केट्स बराबरी में ग्रो करें, ये ऐसा है। तो ये एक बहुत यूनिक फंड है जो हमारा उनके साथ चलता है। वो उनके भी 2040 के विजन के साथ कोइंसाइड करता है, और हमारे भी 2047 के जो विजन है उसके साथ कोइंसाइड करता है। तो ये अगर हम देखें तो ये नेशंस हमारे साथ बहुत पहले से खड़े हैं। ये आज भी, आप पाकिस्तान के अगर मैं आपसे बात करूं तो पाकिस्तान बलूचों के ऊपर कर रहा है अत्याचार, क्या वो मुस्लिम नहीं है? पाकिस्तान जो है आपके पश्तूनों के साथ अत्याचार कर रहा है, क्या वो मुस्लिम नहीं है? इंडिया अगर तालिबान के साथ हाथ मिला के अफगानिस्तान के अंदर ट्रेड कर सकती है, तुर्कमेनिस्तान के साथ हाथ बढ़ा के काम कर सकती है, ओमान के साथ इतने अच्छे रिलेशंस है, सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे रिलेशंस है, आप UAE के साथ अच्छे रिलेशंस है, तो फिर पाकिस्तान की एक वो पर्टिकुलर पंजाबी पाकिस्तान वाली जो मेंटालिटी है, सिर्फ उसके चलते इंडियन मुस्लिम्स अगर स्वे हो जाते हैं, अपना माइंडसेट जो है वो चेंज कर लेते हैं, तो उससे हम कुछ कर नहीं सकते। थोड़ा सा लोगों को अपने जो उनको डायरेक्ट फीड मिल रही है उनके WhatsApp चैनल से या उससे छोड़ के अगर थोड़ा सा उभर के पढ़ेंगे ना, तो समझ में आएगा कि दुनिया वैसी नहीं है जैसे उनको बताया जा रहा है। अगर आप CAA राइट्स वगैरह देखेंगे तो क्या वहां पे नहीं है? NRC CAA पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी, सिर्फ इंडिया में उनको परेशानी होती है अगर ये लागू किया जाएगा। तो ये जो उनके दिमाग में बिठाया जाता है, जो उनको बताया जाता है, जो उनको बोला जाता है, जैसे अभी वंदे मातरम को लेके प्रॉब्लम हुई कि भाई उसके अंदर आपके इंडियन मुस्लिम्स नहीं बोलेंगे क्योंकि वो भारत को माता का रूप देता है, माता मतलब आइडलाइज कर रहे हैं उसको, क्योंकि उसके अंदर आप बाद में जो ओरिजिनल था उसके अंदर देवी दुर्गा वगैरह की प्रशंसा थी, तो इसलिए हम नहीं बोलेंगे। पर राष्ट्रपिता बोलते हुए तो वो नहीं उनकी जबान लड़खड़ाती। तब तो नहीं होता कि एक इंसान को आपने आइडलाइज कर दिया, इतना बड़ा बना दिया, हम सिर्फ अपने पिता को मानेंगे। तो ये जो उनको कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं, फीड किए जा रहे हैं ना, उनको तोड़ने की कोशिश में भी है ये एक स्टेप्स। मैंने कहा जैसे सिविलाइजेशनल एंटिटीज हैं हमारे साथ, ये हमारे बहुत पुराने यार दोस्त हैं, हमारे इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं, और इनके साथ हम आज नहीं अगले कई सालों तक काम करने वाले हैं। अच्छा, एक बात अगर बताइए श्रुति जी, एक बात बताइए, चूंकि अब 3 देशों की, मुस्लिम देशों की यात्रा हो ही रही है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को कैसा लगने वाला है इन देशों की यात्रा के बाद?
वो इस बात को दबा देंगे, वो इस बारे में बात ही नहीं करेंगे। आप अगर देखेंगे वो इस मामले में बहुत होशियार हैं। वो जो न्यूज़ उनको नहीं पसंद आती वो इसको दबा देते हैं, जो न्यूज़ उनके नैरेटिव को सपोर्ट करती है वो उसको आगे करेंगे। जैसे अभी की मैं बात करती हूँ, ये अभी कुछ देर पहले हुआ है आपके सोशल मीडिया के अंदर कि जो तुर्कमेनिस्तान के अंदर जो हो रहा है अभी, वहाँ पे उनकी 30th एनिवर्सरी वो अपने न्यूट्रलिटी की मना रहे हैं। तो उधर पुतिन भी थे, अर्दोगन भी थे। पुतिन और अर्दोगन बैठ के बात कर रहे थे। काफ़ी देर तक आपके शहबाज शरीफ जो हैं वो 40 मिनट तक उनका वेट करते रहे, पुतिन नहीं आए, उनके वेट करने झंडे वंडे लगे हुए थे, दोनों वो बैठे हुए थे उनके लोग, और नहीं आए 40 मिनट तक। और उसके बाद शायद कुछ अंदर से थोड़ा सा डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करने के बाद उनको अर्दोगन वाली मीटिंग में ले जाया गया, 10 मिनट में बाहर ले जाया गया। ये सब आरटी इंडिया की न्यूज़ में, ओपन सोर्स में हमें दिख रहा है कि ऐसा हुआ। लेकिन जो आप देखेंगे, जो चाइना की तरफ से न्यूज़ आती है या जो पाकिस्तान न्यूज़ आगे हमें दिखाना चाहता है, उसमें वो दिखाएंगे देखिए इनफॉर्मल मीटिंग हो रही है। लिटरली वो पूरा वैसा कैमरा वैसे ही पैन कर रहा है कि वो बैठे हैं और ये चाय चल रही है और नाश्ता चल रहा है। वो ये नहीं बता रहे कि 40 मिनट वेट किया और फिर 5 मिनट में वो चाय के लिए वहां 10 मिनट बैठे, उनको चाय भी नहीं मिली, वो बाहर आ गए हैं 10 मिनट के बाद। मतलब जो पी लगाना होता है ना कि हाँ भाई हम भी मिल लिए। और तुर्की को मुंह दिखाने के लिए पुतिन ने ये अलाउ भी किया, नहीं तो शायद वो करते भी नहीं, क्योंकि कोई था नहीं इस वक्त उनका कोई एजेंडा पाकिस्तान से मिलने का। तो इस जिस तरह से इस न्यूज़ को अब दिखाया जाएगा कि देखिए इनफॉर्मल मीटिंग हुई, ये बात नहीं बताएंगे वो अपने लोगों को कि 40 मिनट तक बिठा के रखा उनको। उसी तरीके से ये बाकी बातें भी इसको करेंगे, वो उनको दबा देंगे। कोई अगर कोई घटना हुई तो वो उसको दिखाएंगे, नहीं तो दबा देंगे। ये नहीं बताते अपने लोगों को सच्ची बात। ये अपने लोगों को धुरंधर नहीं दिखाना चाहते कि भाई वहाँ कैसे गैंग वॉर हो रही है, तो आप आगे क्या बताएंगे उनको? उनको वो नहीं देखना चाहते सत्य वाली बात। अगर आप बांग्लादेश जो है, जो अपनी ही आइडेंटिटी को डिनाई कर रहा है कि वो 1972 में क्यों अलग हुआ, कैसे पाकिस्तान ने उसको दबाया, किस तरह से उनकी आइडियोलॉजी वाइट वॉश करी, कैसे उनके ऊपर उर्दू थोपी गई और उनकी जो बंगाली आइडेंटिटी है उसको डिनाई किया गया, किस तरह से उनको लड़ के बाहर आना पड़ा। मुजीबुर रहमान जो डायरेक्ट एक्शन के बहुत बड़े एक वो थे, की प्लेयर थे, जिन्होंने इंडिया में इतना बड़ा नरसंहार हुआ डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पे, उन्होंने जब पाकिस्तान ने उनके साथ वही किया ना 1972 में, तब माफ़ी तक मांगी थी इस चीज़ की कि ये जो मैंने उस समय सोचा था कि हम एक हैं, हम मुसलमान और हम सही हैं, हम एक दूसरे का हाथ बटाएंगे, आज मुझे मैं समझ आया कि वो सही नहीं था। ना मैं डायरेक्ट एक्शन डे के दिन सही था, ना मैं ये मानने के लिए सही था कि पाकिस्तान जो है वो मेरा साथी है। पाकिस्तान किसी का साथी नहीं है, वो सिर्फ एक आइडियोलॉजी का साथी है जिसके अंदर वो एंटी इंडिया आइडियोलॉजी आगे बढ़ाता है, और वही आइडियोलॉजी अनफॉर्चुनेटली इंडिया के मुसलमान भी गटक रहे हैं अंदर। हाइपोथेटिकल सोच लें या जोक के तौर पर सोच लें, पाकिस्तान का बस चले तो इन तीनों देशों के प्रमुखों को फ़ोन लगाए और कहे कि पहले से ही हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, अब मोदी को बुला के और क्यों बेइज्जती हमारी करवाने वाले हो। क्योंकि उसके बाद जो संकेत निकल कर आएंगे, देश के प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे, तो मुझे लगता है वो संकेत भारत में ही नहीं पाकिस्तान तक भी जाएगा और बांग्लादेश भी जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे श्रुति जी का, जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद थी। फिलहाल खबरों के इस सफ़र में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।